हाँ जी साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे एंड आपका पढ़ाई भी ज़ोर-शोर से चल रहा होगा। ये सुनो, तो मेरे को ओवर द लिंक्डइन, ओवर इंस्टाग्राम, इवन द व्हाट्सएप टेक्स्ट, आई हैव रिसीव्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस। भाई, हाउ यू स्कोर्ड 86 मार्क इन द जीएसटी, इवन दैट इज सेमी फाइनल? हाउ यू स्कोर्ड? आपका थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बताइए, आप कैसे किए थे? लॉट ऑफ क्वेश्चन आई हैव रिसीव्ड रिगार्डिंग दिस। सो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए, ताकि सबका जो क्वेश्चन आता है, जो मेरे को क्वेश्चन पूछेगा, मैं लिंक शेयर कर लूँगा, भाई इस वीडियो देख लीजिए एंड मेरा जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो किया था मैंने, ये वीडियो में मैं सारा कुछ बताया हूँ, ताकि वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो मैंने आज लेके आया हूँ हाउ आई स्कोर्ड 86 मार्क इन द सेमीफाइनल जीएसटी। व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी? क्लास के दौरान मेरा स्ट्रैटेजी क्या था, रिवीजन कैसे किया था, कितने बार रिवीजन किया था, एंड उधर मॉक टेस्ट दिया था या फिर क्या नहीं दिया था, क्या एक्स्ट्रा एफर्ट की थी या फिर क्या एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी, क्या फिर यूनिक स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई थी, ताकि मैं 86 मार्क जीएसटी ला पाई। इवन 4 मार्क मेरा जो एग्जाम में 2 एमसीक्यू गलत था, 2 एमसीक्यू गलत था। मैंने आपके आके वो रिव्यू किया था, 2 एमसीक्यू गलत था, तो वो 2 एमसीक्यू करेक्ट हो जाता तो मेरे को 90 मार्क मिलती, 90 मार्क मिलती। ये सुनो, व्हाट वाज माई स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी आज मैं शेयर करने चाह रहा हूँ। ये वीडियो पूरी देखिए एंड ये स्ट्रैटेजी इफ पॉसिबल आप ड्यूरिंग योर क्लास और ड्यूरिंग योर रिविजन ये स्ट्रैटेजी अपनाइए। ये आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत हेल्प करेगी। मैं जो भी बोलूँगा प्रैक्टिकल बोलूँगा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि मैं किसे सुन के या किसे बता रहा हूँ। जो भी बताऊंगा जो एक्चुअली में स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, जो एक्चुअली मेरे को याद है मैं क्या क्या किया था, सारा कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन आज क्या, हाउ आई स्कोर्ड 86 मार्क इन द जीएसटी। क्या क्या मेरा स्ट्रैटेजी था? मेरा पहला स्ट्रैटेजी था, थोड़ा सा कड़वा लग सकता है बट आपको मानना पड़ेगा, कड़वा लग सकता है, थोड़ा मानना पड़ेगा। डोंट बायस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। आप शादी नहीं करने जा रहे हो, नहीं जा रहे हो शादी करने के लिए, लेडी देखने के लिए या फिर लड़का देखने के लिए, एज फॉर द केस, इसलिए नहीं जा रहे हो, आप एग्जाम देने जा रहे हो। कोई को मैं जो मेरे को क्वेश्चन पूछता है मैं उनको पूछता हूँ, आपको थ्योरी अच्छा लगता है या फिर प्रैक्टिकल अच्छा लगता है? वो 70% मेरे को मिलता है प्रैक्टिकल अच्छा लगता है, एंड 30 कोई कोई बच्चे होते हैं जिनको थ्योरी अच्छा लगता है। मेरे को प्रैक्टिकल से ज़्यादा थ्योरी अच्छा लगता था। इन माई केस प्रैक्टिकल भी अच्छा लगता था, थ्योरी भी अच्छा लगता था। मतलब ये अच्छा अच्छा हम खुद चीज़ खा नहीं रहे, हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं बट कैसे भी तो पढ़ाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं वो पढ़ूंगा, जो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा मैं वो नहीं पढ़ूंगा। एग्जाम में तो अच्छा बुरा थ्योरी प्रैक्टिकल सारा कुछ आएगी, आपको एक वंडर लेना पड़ेगा। कोई भी चीज आप करोगे वहां पे अच्छाई भी होगी बुराई भी होगी। आप सिर्फ अच्छाई लिखोगे बुराई नहीं लिखोगे तो उसमें आपकी इशू रहेगी, उसमें आपको इशू रहेगी। ये सुनो, तो मेरा पॉइंट ये पहला रहेगा कि यू डोंट बाइफरकेट बिटवीन प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, यू डोंट बाइफरकेट बिटवीन प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आप थ्योरी जीएस पर्टिकुलरली जीएसटी के बारे में बात करें तो आप एफटीपी वाला पार्ट में 14 मार्क्स इन थ्योरी आया था, मतलब बिल्कुल थ्योरी, रट्टा लगाने वाला थ्योरी। थोड़ा बहुत पॉलिसी समझ लिए, समझाने का जो भी जहाँ से भी आप क्लास लिए होंगे वहां से समझ लीजिए, नहीं होगा तो यूट्यूब से बहुत सारे लेक्चर पढ़ा है, आप वो देख लीजिए। बट क्या करना, आप एक बार समझ लिए तो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। समझ लिए तो आप इंस्टीट्यूट क्या मांगता है, इंस्टीट्यूट जो बुक्स में लिखा है वो वो वर्डिंग होना चाहिए, वो जो टर्मिनोलॉजी यूज किया है वो टर्मिनोलॉजी होना चाहिए। बट आप कोई भी लिख लिख दोगे बट जो एक्चुअली एज इट इज फॉलो किया है तो उसको थोड़ा सा बेहतर इंप्रेशन जाता है। ये ब्लैक ट्रूथ है, ये कड़वा सच है, ये होता है। आप एक जो भी इंस्टीट्यूट प्रेजेंट किया है आंसर, उसके सजेस्टेड आंसर में या फिर बुक्स में लिखा है उसको लिख के आओगे तो ज्यादा चांसेस है कि आपको थोड़ा सा 1-2 मार्क एक्स्ट्रा मिले। ऐसा नहीं है कि जो बुक्स में लिखा है उसको एज इट इज कॉपी करना, एज इट इज कोई कॉपी नहीं कर सकता, कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। बट ये कोशिश करना जो जो वर्डिंग इंस्टीट्यूट यूज की है, जो टर्म जो भी फ्रेज इंस्टीट्यूट यूज की है, कोशिश करना कि वो टर्म यूज करे। रिवीजन के टाइम पे भी वो टर्म बार बार याद करोगे तो आपकी डे टू डे लाइफ में आ जाएगी एंड आप टर्म यूज करोगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मल्टीपल रिवीजन करोगे तो मेरा पहला पॉइंट ये रहेगा, आप डोंट बायस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। आपको सारा कुछ पढ़ना पढ़ना पड़ेगा। चाहे अच्छा कोई भी सब्जेक्ट मान लीजिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को मान लीजिए मेरे को
मान लीजिए थ्योरी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं थ्योरी के लिए क्या किया था, थ्योरी किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, मैं बोला ना कि मेरे को थ्योरी थोड़ा सा मजा आता है पढ़ने, मतलब थोड़ा सा इजी लगता है, बट रीजन ये है मैं थ्योरी तो इजी लगा मतलब ऐसा मतलब ये नहीं कि मेरे को याद रहे, इजी लगने का मतलब ये नहीं कि मेरे को याद रहे, याद रहने के लिए मैंने क्या किया था, जब भी मेरे को 15 मिनट या फिर 30 मिनट लॉन्च के टाइम पे, डिनर के टाइम पे, या फिर इवनिंग में किसी के साथ बात कर रहे हो, या फिर लंच करके आए, थोड़ा सा हैवी हो गया, आप कुछ पढ़ाई करने नया कंसेप्ट पढ़ने के लिए मन नहीं कर रहा है, थ्योरी बुक लेके बैठ जाइए, थ्योरी बुक लेके बैठ जाइए एंड पेज पलटाइए। आप दिमाग से याद करो कि मन से मन कि हाँ हाँ ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था, बुक क्लोज करके ये चीज करिए। जहाँ पे भी आप अटक रहे हो वहां पे जाके देखिए कि ये हाँ ये मिस हो गया था। सब ऐसे नहीं कि आप आके सामने रख के आप देख पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं, बुक बंद कर देना, दिमाग से याद करना, विजुअलाइज करने के लिए कोशिश करना, जहाँ पे भी आप अटकोगे वहां पे थोड़ा सा रेफर करना, फिर बंद कर लेना। ऐसे करके करोगे तो थ्योरी रह जाएगी, थ्योरी को मतलब 5-10 दिन आप छोड़ दोगे तो वो ऐसा लगेगा कि मैं एकदम पूरा भूल ही गया हूँ, नया से मतलब एकदम फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे आपके साथ ना हो, मैं ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली अपनाई थी कि जब भी मेरे को 15 मिनट या फिर 30 मिनट, 1 घंटा जब भी मिलती थी, एंड जब भी मेरे को मन करता था कुछ नया कंसेप्ट पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, रिवाइज करो, या फिर कोई त्योहार या हो गया या फंक्शन हो गया, हम जैसे फंक्शन अटेंड करने के बाद 2-3 घंटा हमारे पास बच रहा है, बट हम थक गए हैं, मन नहीं कर रहा है पढ़ने के लिए, थ्योरी लेके बैठ जाइए, थ्योरी लेके बैठ जाइए, क्योंकि थ्योरी में इतना दिमाग नहीं लगता है, आप सिर्फ जो दिमाग में ऑलरेडी फीड करके रखे हो उसको सिर्फ पॉलिश करना रहता है, जो दिमाग में ऑलरेडी फीड करके रखे हो उसको थोड़ा सा पॉलिश करना रहता है, वो पॉलिश इतना एफर्ट नहीं लगता है, तो माइंड भी बोलेगा हाँ हाँ कर लेंगे। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी अपनाइए, ये मैंने एक्चुअली अपनाई थी। ठीक है, ये मेरा पहला आपको सलाह रहेगी, या फिर मैं आपको सजेशन दूंगा कि डोंट बायस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल सब सब्जेक्ट में भी थ्योरी आता है, थ्योरी सब्जेक्ट में भी 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, तो आप 86 मार्क या फिर 90 मार्क या फिर 80 मार्क मतलब टारगेट कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ अपनाना पड़ेगा। इवन 60 मार्क टारगेट कर रहे हो तो आपको ये चीज़ अपनाना पड़ेगी कि डोंट बायस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। ये सुनो, ये मेरा पहला स्ट्रेटेजी था जो मैंने एक्चुअली अपनाई थी। कंप्लीट 100% सिलेबस इंक्लूडिंग कस्टम। मैंने जो भी आपकी सिलेबस है, चाहे थ्योरी हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये आप गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हो, हाँ ये कर सकते हो, जो एग्जाम से फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आ रही है, इस सब्जेक्ट पे हमेशा ही क्वेश्चन आता है, आप क्या कर सकते हो, आप उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दे सकते हो, क्योंकि एग्जाम से क्वेश्चन आ रहा है, प्रोबेबिलिटी है इस बार भी आ जाए, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना। एंड जिस क्वेश्चन जहाँ जिस चैप्टर से या फिर कोई भी कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं आप वो कॉन्सेप्ट को ऑल टुगेदर क्या कर दो, ऑल टुगेदर मतलब छोड़ ही दो, मैं नहीं पढ़ रहा, ऐसा मत करो। कंसेप्ट जो भी कंसेप्ट नहीं आ रहा है एक बार पढ़ के दिमाग में रखिए, ताकि एग्जाम में इनकेस क्वेश्चन आ गया आप तो कुछ तो कर पाए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद एकदम ब्लैंक हो गए, क्या पूछ रहा है क्या बोल रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आप एक बार पढ़ के रखोगे तो वो कॉन्फिडेंस दिलाएगा आपको, वो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। तो ये हमेशा कोशिश करना 100% सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, तभी आप इतना मार्क लेके आ सकते हो। 100% सिलेबस जो 70% सिलेबस कंप्लीट करते हैं, आप तो पढ़ाई तो 70% किए हो, तो 100% या फिर 80-85% कैसे मार्क कर रहे हो आप। 70% पढ़ाई करके 85, 86 या फिर 90 या फिर 85 कैसे मतलब उम्मीद कर सकते हो। तो तब तो उस अचीव करने के लिए तो आपको 100% सिलेबस पहले कंप्लीट करना होगा। ये पहले आपके आपने तरफ से एफर्ट डाल दीजिए, फिर एग्जाम में प्रेजेंट करोगे। आप अपने तरफ से फुल्ली एफर्ट डाले ही नहीं हो, 100% एफर्ट डाले ही नहीं हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे को 90% रिजल्ट आए या फिर रैंक मिले या फिर एग्जामेशन मिले, ये कैसे हो सकता है। ये तो ना इंसाफी है। गॉट द पॉइंट। तो ये कम कोशिश करना कि 100% सिलेबस हमेशा कंप्लीट करना, ये कोशिश करना कि 100% सिलेबस हमेशा कंप्लीट करना। ठीक है, तो उसके बाद गिव 15-30 मिनट्स एवरीडे टू थ्योरी पार्ट। जैसे मैंने आपको बताया था, ये स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की थी। जब भी मेरे को बोरिंग लगता था, जब भी मेरे को नया कंसेप्ट पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं थ्योरी उठा देता था। थ्योरी उठा के पढ़ाई लिखता था, ये क्या ये मैं किया था, ये ऐसे ही दिमाग से मन से मन कर रहा था। जहाँ भी अटक रहा था थोड़ा सा वो बुक खोल के देख लेता था कि यहाँ पे क्या लिखा है, जो मैं याद नहीं कर पाया, जो मैं याद नहीं कर पाया। एंड दोस्तों के साथ बात कर रहे हो,
थ्योरी से भी बात करो। मैन कोई अकेला बैठे हो तो थ्योरी के बारे में सोचते रहो, क्या आप पढ़े हो उसके बारे में सोचते रहो। लोग बोलेंगे, मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, मेरे दोस्तों के साथ जब बैठता था ना, तो मतलब गप्पे मारने के लिए, मैं हॉस्टल में रहता था, गप्पे मारने के लिए बैठता था, दोस्त लोग सामने बात करते रहते थे, तो मेरा दिमाग पढ़ाई में चलता था। लोग बोलते थे क्या कर रहा है, कुछ क्या सुन रहा है क्या? मैं, हाँ सुन रहा हूँ, बट मेरा दिमाग चलता था पढ़ाई में, कि ये क्या था, ये क्या था। वैसी चीज आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हमेशा करना पड़ेगा, बट थ्योरी के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, थ्योरी थोड़ा सा ज्यादा रोमांस मांगता है। जैसे जैसे पेरेंट्स हम लव एक्सपेक्ट करते हैं, थ्योरी भी थोड़ा सा ज्यादा लव एक्सपेक्ट करते हैं हमसे। हमको रोज रोज घिसना पड़ेगा थ्योरी के साथ। प्रैक्टिकल एक बार पढ़ लिए तो 15 दिन के 20 दिन के बाद 1 महीने के बाद याद करोगे तो याद रहेगा, बट थ्योरी ज्यादा रोमांस मांगता है, हमको थोड़ा सा रोज उसके साथ घिसना पड़ेगा ताकि थ्योरी हमारा परमानेंट के लिए हो सके एग्जाम तक गॉट द पॉइंट और नॉट। ये हमारा स्ट्रेटेजी था। तो चौथा नंबर पॉइंट क्या है, एटलीस्ट 50 प्रॉपर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। एटलीस्ट 50 प्रॉपर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा हूँ, मैं जब भी प्रिपरेशन करता था, मेरे दोस्त लोग ये करते थे कि हाँ ये क्वेश्चन कर लूंगा, ये क्वेश्चन कर लूंगा, ये क्वेश्चन कर लूंगा। मेरा दिमाग बहुत शातिर होता है, दिमाग बहुत शातिर होता है, एंड हमेशा हमारा दुश्मनी होता है दिमाग। दिमाग क्या बोलेगा, दिमाग एकदम रेस्ट जोन में होगा कि मेरे को मजा मजा आ रहा है, कुछ मेहनत करने का पड़ नहीं रहा है जरूरत, तो मैं क्या करता हूँ, उसको उसको बावला बना देता हूँ कि हाँ हाँ तो तेरे को पता है, तेरे को पता है, तेरे को पता है, बट एक्चुअली में पता नहीं होता है। बट आप सब एग्जाम, जैसे जैसे आप प्रिपरेशन किए, कुछ लिखे नहीं, इफ एंड बट क्वेश्चन आया नहीं आपके दिमाग में, आप जब एग्जाम में जाओगे, एग्जाम में आपके माइंड एकदम फोकस रहेगी 3 घंटा आपके पास रहेगी, एकदम फोकस रहेगी, मतलब एकदम मतलब टेंशन में होगी, प्रेशर में होगी, एग्जाम प्रेशर में। उसी समय में दिमाग आपको क्या करेगा पता है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपको इफ एंड बट क्वेश्चन फेंकेगी आपके दिमाग में कि ये होगा तो क्या होगा, क्या होगा, ये अजम्पशन होगी तो क्या होगी, तो फिर ये होगा तो क्या होगा, ये अजम्पशन होगा, कौन सा अजम्पशन, नेगेटिव अजम्पशन या फिर पॉजिटिव अजम्पशन, अरे यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा। ये इफ एंड बट तरह तरह का क्वेश्चन आपको दिमाग आपको फेंकेगी कि भाई ये होगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, 7 मार्क हाथ से चली जाएगी, ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगी। ये सुनो, बट इससे बेहतर ये जो इफ एंड व्हाट क्वेश्चन आ रही है, ये बेहतर है कि प्रिपरेशन के टाइम पे आ जाए। ये बेहतर है कि प्रिपरेशन के टाइम पे आ जाए। जो भी इवेंट, बट मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अभी रिवीजन कर रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आना है मोस्ट वेलकम, आइए मेरे को पूछिए, मैं जवाब दूंगा। जो भी इवेंट, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, जो भी तरह तरह के क्वेश्चन होता है पूछिए मेरे को दिमाग बोल देना, मेरे को पूछ, मैं आपको तेरे को आंसर दे दूंगा। ये स्ट्रैटेजी, ये फायदा होता है कि हैंड रिटन प्रैक्टिस में क्या होता है, आप एकदम अटेंटिव होकर पढ़ते हो, आपके हैंड के साथ एंड दिमाग के साथ कोई कनेक्शन होता है। आप जो लिखते हो ना, वो थोड़ा सा माइंड अटेंटिव होकर सोचता है, अटेंटिव होकर सोचेगा तभी आपको क्वेश्चन पूछ पाएगी माइंड, तभी इफ एंड वर्ड क्वेश्चन जो भी हो गया आपकी उस समय पे निपट जाएगी। ये सुनो, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना, ये कभी भी गलत मत, कभी भी करना, कभी थ्योरी हो या फिर प्रैक्टिकल, थ्योरी भी लिख रहे हो, लिख के प्रैक्टिस करो। ऐसे मतलब ये नहीं कि प्रॉपरली होती है, प्रैक्टिकल में तो प्रॉपर करना पड़ता है, थ्योरी में प्रॉपर नहीं कि जैसे कुछ लिखना है कानून के, ये बट माइंड को जाना चाहिए कि हम लिखे हो, ये चीज माइंड को जाना चाहिए कि हम ये बंदा लिखा है। ये सुनो, तो हमेशा कोशिश करना कि रिटन प्रैक्टिस करना, ऐसे कभी स्क्रिबल करके प्रैक्टिस नहीं करना, ऐसे ही मतलब देख देख के कि हाँ हो गया, ऐसे कभी मत करना, कभी मत करना। अब एग्जाम, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर एग्जामिनेशंस, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर करियर, तो ये गलती कभी मत करना, ये गलती कभी मत करना। चाहे आपकी थोड़ा समय लग जाए, आप जब मतलब प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि मैं थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट दे रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा समय मेरा लग रहा है मेरे दोस्त के कंपैरिजन में, बट मेरा यकीन मानना कि आप एक रिवीजन के टाइम में जब करोगे, एंड रिवीजन के टाइम में तो आपको बहुत टाइम बचत होगी आपकी। आप जब प्रिपरेशन के टाइम में इतना एफर्ट डाल दोगे तो रिवीजन के टाइम में बहुत बचत होगी, एंड रिवीजन टाइम में आपके एग्जाम की प्रेशर रहता है, आप दिन गिनते हो कि 10 दिन, 2 महीना बचा, 60 दिन बचा, 55 दिन बचा, 40 दिन बचा, 30 डेज बचा, 25 डेज बचा, ऐसे गिनते हो तो प्रेशर आपके ऊपर बढ़ती ही जाता है। तो इससे बेहतर कि प्रेशर के पहले आप तैयारी कर लो, प्रेशर से पहले जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब आप एकदम फ्री हो, कोई टेंशन नहीं है। उस समय पे आप जितना रगड़ना है खुद को रगड़ लीजिए। एग्जाम टाइम में प्रेशर आता है, ये बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एग्जाम टाइम में कर लेंगे, होता नहीं है भाई, होता नहीं है, क्योंकि एग्जाम की प्रेशर आती है। आप जो प्रेशर नहीं था आप कर नहीं पाए, जब प्रेशर आएगी तो आप कैसे कर पाओगे। मेरे बात समझ में आ रही है फिर नहीं? ठीक है, ठीक है। तो
नेक्स्ट क्या मैं स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, एटलीस्ट 3 टाइम्स रिवीजन बिफोर एग्जामिनेशन। अगर आपके प्रिपरेशन के टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगा के क्वेश्चन हैंड रिटन प्रैक्टिस करके थोड़ा सा एफर्ट डाले हो, प्रॉपर क्लासेस किए हो, ना कि ऐसे सिर्फ क्लासेस देख लिए, प्रॉपर क्लासेस किए हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो, जो भी होमवर्क मिलती थी होमवर्क किए हो, तो 2 रिवीजन में भी काम चल जाएगी। बट मैंने 3 रिवीजन किया था क्योंकि मेरा क्लासेस थोड़ा, टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा सा ढीली गई थी, ढीली। तो मेरे को समझ में आ गया कि क्लासेस में ढीला गया है, तो मेरे को रिवीजन में एफर्ट डालना पड़ेगा। तो आपको, आप अगर क्लासेस में एफर्ट डाल दिए तो 2 रिवीजन में भी आपके काम हो सकती है, 2 रिवीजन में आपके काम हो सकती है, 2 रिवीजन में आपके काम हो सकती है। ये सुनो, नेवर एवर इग्नोर एमसीक्यू पार्ट। जैसे मेरा मेरा मैं आप इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि मेरा 2 एमसीक्यू गलत था, इक्वल टू 4 मार्क, 4 मार्क आ जाती तो मेरा 90 आ जाती, 4 मार्क आ जाती मेरे को मेरा 90 आ जाती। नेवर एवर इग्नोर एमसीक्यू, क्योंकि आप एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आपको एमसीक्यू जम जाएगी। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, एक बार जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कंसेप्ट क्लियर होने के बाद एमसीक्यू एमसीक्यू ऑटोमेटिक हो जाता है। बट क्योंकि 30 मार्क एमसीक्यू आ रहा है, मतलब 30% और 10% होगा तो आप पास हो जाओगे एग्जाम में, एग्जाम में पास हो जाओगे इंडिविजुअल सब्जेक्ट में। तो एफर्ट क्यों ना डाले भाई, एफर्ट क्यों ना डाले। ये 5 मार्क 10 मार्क के लिए नहीं आ रहा है कि कॉन्सेप्ट होगा गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 30 मार्क्स आ रहे हैं भाई, आपके पासिंग मार्क के 75%, 40 मार्क पासिंग मार्क होता है ना, 75% आ रहा है, 30 मार्क आ रहा है। तो वो तो मांगता है, उसके साथ नाइंसाफी मत करिए। प्रैक्टिकल को समय दे रहे हो, थ्योरी को समय दे रहे हो, बट एमसीक्यू समय नहीं दे रहे हो। डोंट डू बायस विद द थ्योरी, सॉरी एमसीक्यू। एमसीक्यू के साथ नाइंसाफी मत करिए। एमसीक्यू को 3-4 घंटा, जो भी 200 300 एमसीक्यू 400 500, जो भी 500 मैक्सिमम होता है। ओके, लास्ट ईयर एमसीक्यू जो भी ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है या फिर मॉक टेस्ट में पूछा गया है या फिर पास्ट टेस्ट पेपर में पूछा गया है, सीए वाले के एमसीक्यू, सीएस वाले के एमसीक्यू, जितना एमसीक्यू आपसे हो सकता है करिए। क्योंकि एक एक यूनिक टर्म, एक एक यूनिक वर्ड मीनिंग बदल देता है। आप एग्जाम में टाइम में नया क्वेश्चन सोचना, नया कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के पढ़ना एंड सोचना है, उसका आंसर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि एग्जाम की प्रेशर रहता है। आप कंसेप्ट क्लियर हो तो कर दोगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, फिर भी थोड़ा सा समय निकाल के, थोड़ा सा समय निकाल के जब भी क्लियर होंगे 4 to 5 आवर्स, 4 to 5 है या फिर से 400 to 500 एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। क्योंकि एमसीक्यू कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपको एमसीक्यू में दिक्कत नहीं आएगी। बट ऐसा आपका कोई यूनिक एमसीक्यू आ गई एग्जाम में, आप देखे होंगे, ऑलरेडी देखे हुए होंगे, तो आपको क्लिक कर जाएगी ये भाई इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है। मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो या फिर मैं क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। एक बार देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्वेश्चन आंसर ये होगा, भाई पढ़ने से पहले माइंड क्लिक कर लेगा इसका आंसर ये होगा। मान लीजिए आप कोई एमसीक्यू आ गया, 2 4 एमसीक्यू ऐसा आ गया, आप कभी यूनिक एमसीक्यू कभी देखे ही नहीं एंड कंसेप्ट भी थोड़ा बहुत नया एंड थोड़ा सा टाइट कंसेप्ट है, तो एग्जाम के प्रेशर में 2 मिनट से 3 मिनट लग जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, मैं छोड़ के जा रहा हूँ भाई, मेरा 2-3 मिनट खा लिया, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं दूसरे क्वेश्चन कर लूंगा। ये मन में आता है, ये मन में आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑन इट। ये मन में ना आए तो हमेशा इग्नोर कभी मत करना एमसीक्यू, एमसीक्यू को समय देना, क्योंकि 30 मार्क्स आ रहा है जो आपके 75% है, ये चीज करना। या फिर और एक स्ट्रेटेजी फॉलो करना, क्योंकि मेहनत कर रहे हो तो पूरी मेहनत करना, पूरी मेहनत करना, क्योंकि ये एक बार आप जिंदगी लाइफ टाइम के लिए पढ़ रहे हो। सीए में एक बार सीए में बन गए तो आपको एटलीस्ट तो 1% में आ जाओगे, 1% में आ जाओगे, लाख रुपया कमा लोगे, 80,000 90,000 लाख रुपया एटलीस्ट कमा लोगे स्टार्टिंग से। तो जिंदगी का सवाल है, अब क्यों मतलब कसर छोड़ना कि एग्जामिनर के ऊपर। तो इसीलिए ये भी करना, जो भी पॉसिबल एफर्ट हो सकता है आपकी तरफ से एग्जाम के लिए, जो भी पॉसिबल एफर्ट हो सकता है, एकदम झोंक दीजिए अपने आप को, झोंक दीजिए अपने आप को। क्योंकि एग्जाम एक बार निकल गया तो लाइफ आपको बाद में मेहनत करना है या फिर नहीं करना है फर्क नहीं पड़ा। मेहनत करोगे तो आगे और आगे बढ़ोगे, मेहनत नहीं करोगे फिर भी आपके परिवार की टेंशन नहीं होगी, आपकी 1 लाख 1.5 लाख महीने में आपके पॉकेट जेब में आएगी, आप एक शानदार लाइफ जी सकते हो, एक शानदार लाइफ जी सकते हो। नहीं आएगी तो 20-30 हज़ार 40 हज़ार के लिए आपको रगड़ना पड़ेगा, आपको रगड़ना पड़ेगा। लाइफ में तो कभी ना कभी आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, अभी करोगे या फिर बाद में करोगे, डिसीजन आपके हाथ में है, डिसीजन आपके हाथ में है। ये सुनो, राइट एनी 2 मॉक टेस्ट, कोई भी 2 मॉक टेस्ट अपना
पेड वाला लीजिए या फिर कहीं से क्लास ले लो, वहाँ पे मॉक टेस्ट करा रहे हैं तो वहाँ पे मॉक टेस्ट करिए, या फिर आपने आपसे दोस्तों के साथ मिल के ग्रुप बना के मॉक टेस्ट, आप क्वेश्चन बना, दोस्त को बोलो वो क्वेश्चन बना के दे, आप आंसर लिख के दो एंड दोस्त को बोलो चेक कर ले, चेक कर ले एंड फेयर चेक करने के लिए बोल दो। या फिर 100 200 500 रुपये में मॉक टेस्ट मिल जाता है, वो 2 मॉक टेस्ट लगा दो। या फिर टेलीग्राम चैनल में मॉक टेस्ट मिल जा रहा है, आप खुद मॉक टेस्ट लिख के एंड टू बी ऑनेस्ट बन के एक उसको वैल्यू कर लो, कितना मार्क मेरे को मिलना चाहिए, मैं अगर एग्जामिनर बना तो मैं इस क्वेश्चन आंसर को कितना मार्क दूंगा, ऐसे बन के आप एग्जाम एक बार वैल्यू कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कहाँ पे दिक्कत आ रहा है एंड कोई प्रोफेशनल टीचर से लिए तो वो बता देंगे कि हाँ यहाँ दिक्कत आ रही है, इसमें थोड़ा सा आपको काम करना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगी आपकी कमी कहाँ है, उसके ऊपर बहुत पहले आप काम कर लोगे, ताकि एग्जाम ड्यूरिंग एग्जाम काम करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनो, ये मेरा था स्ट्रेटेजी, मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ ये मेरा स्ट्रेटेजी था। ये तो मेरा पहला बहुत बड़ा पॉइंट, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बेस में बायस मत करिए, 100% सिलेबस कंप्लीट करिए। थ्योरी में डिफिकल्ट जाए तो 15-30 मिनट एवरीडे लो हो गया, एसपीएम का थ्योरी वाला पार्ट हो गया, कॉस्ट स्टडी हो गया, या फिर ओएमएसएम का हो गया, ये जीएसटी का थ्योरी वाला पोर्शन हो गया, इसको समय दीजिए एंड 3 रिवीजन एटलीस्ट 2 to 3 रिवीजन करिए एंड नेवर एवर इग्नोर द एमसीक्यू पार्ट, क्योंकि 30 मार्क्स के लिए एमसीक्यू आ रहे हैं। ये था मेरा स्ट्रैटेजी। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड आप बहुत बेनिफिटेड हुआ होंगे इस वीडियो में। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है एंड आपको लग रहा है कि आप दोस्तों लोगों के साथ शेयर करके उनको भी फायदा पहुंचा सकते हो, प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु इज प्रिपेयरिंग द सेम इंटर सेम फाइनल्स। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर।